हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर जो हुए उसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी देखा। मैंने आपको पहले बताया टैक्स के अंदर टोटल इनकम आने वाला है, पर्टिकुलर ऐसा सिंगल टॉपिक्स नहीं आने वाले। बट अपने को जब सिंगल टॉपिक्स आएंगे तो हम टोटल इनकम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले आपका स्टेटस देखा, आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो सकते हो, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी हो सकते हो, या तो आप एनआरआई हो सकते हो। फिर आपको कोई भी इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल है, ये हमने स्कोप ऑफ इनकम में देख लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया नया टॉपिक जिसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। देखा हमने सैलरीज में सैलरीज मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, टैक्सेबल परक्यूजिट, नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, बहुत सारी चीजें हमने सैलरीज में सीख ली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा पहले वो समझ लेते, फिर सम की तरफ जाएंगे। घर है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भाई सैलरी विलरी करके कुछ मतलब नहीं है, एक काम करता हूं घर को भाड़े पे दे देता हूं, ठीक है, भाड़े पे देंगे, भाड़ा आएगा, इनकम होते रहेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट इनकम, भाड़े पे देना और रेंट कमा लेना, एंड दैट इज माय इनकम। और वही मैं गवर्नमेंट को दूंगा, भाई इतना रेंट मिला, ये मेरा इनकम है। लेकिन उस रेंट में अगर मैं प्रॉपर्टी पे कुछ खर्चा करता हूं तो गवर्नमेंट उसका मुझे डिडक्शन देता है। जैसे सैलरी में गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन दिया था, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा आपके एक्सपेंसेस के लिए, और वो आता है अंडर सेक्शन 24। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, जरा समझो। मैं कहता हूं मेरे पास 5 घर है। कितने घर है? 5। तो क्या पांचों के पांचों घर में मैं रहने वाला हूं? क्या किसी एक घर में खुद रहूंगा तो उससे इनकम जनरेट होगा क्या? हाँ, जिस घर में मैं रहने वाला हूं क्या उससे मेरे को इनकम होगा? नहीं। तो जिस घर से मुझे इनकम नहीं होता है उस घर को कहता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 4 टाइप रखे हैं, जिसमें से एक टाइप मैंने आपको बताया, क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बराबर। अब जब मैं एक घर में रह रहा हूं तो बाकी 4 तो ऐसे ही पड़े हुए, तो मैंने एक घर को भाड़े पे दे दिया, एक घर को भाड़े पे दे दिया। जिस घर को मैंने भाड़े पे दिया है उसे गवर्नमेंट कहता है भाड़े की प्रॉपर्टी। ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इंग्लिश में लेट आउट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। भावेश ने अरे भाड़े पे दिया, अरे भाड़े का घर नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट आउट प्रॉपर्टी। भावेश समझ में आया क्या? मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने का है, आपने वो इंग्लिश बोलने सीखने का है। क्या बोलेंगे? लेट आउट प्रॉपर्टी, आई विल लेट आउट प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? कितना अच्छा लगा, देंगे वो या निकल रहा। तो वैसे ही जब आप कोई घर को भाड़े पे देते तो गवर्नमेंट के नजर में वो प्रॉपर्टी का नाम पड़ जाएगा LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी। समझा? भाई बोला सर 12 महीने का भाड़ा नहीं मिला है सर, सिर्फ 10 महीने का ही भाड़ा मिला है, 2 महीना खाली पड़ा था। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा भाड़े पे दिया था लेकिन पूरे 12 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 10 महीने के लिए भाड़े पे था। तो इस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे VLOP, वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। भाड़े पे तो दिया था लेकिन कुछ महीनों के लिए वेकेंट था, इसलिए ये वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी है। मेरे पास टोटल कितने घर थे? 1 खुद के लिए रहने के लिए, 1 भाड़े पे दे दिया, और 1 घर भाड़े पे दिया लेकिन वो पूरे महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए वेकेंट पड़ा था, बराबर है। बाकी 2 ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरे को देने का ही नहीं है भाड़े पे। तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको देने का मत दो, आपकी मर्जी, लेकिन उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आप नहीं दे रहे हो आपकी गलती है, क्योंकि आप तो एक ही घर में रह रहे हो, वो ऐसे ही सड़ा है, उसमें कोई भूत भी आके रह जाएगा, भाड़ा तो देगा नहीं वो, उसको भाड़े पे दो, उससे इनकम जनरेट करो। और उसे कहते भूत को दिया हुआ प्रॉपर्टी।
डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या वर्ड बोलते हैं इसे? डीम टू बी लेट आउट। डीम मतलब बाय डिफॉल्ट, उसे आप भाड़े पे दे दो, नहीं दे रहे हो आपकी मर्जी है। डीम टू बी लेट आउट, DLOP। तो टोटल कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज है। वर्किंग बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहला है, फिर है, फिर है, और एक लास्ट। इन शॉर्ट हाउस प्रॉपर्टी में टोटल 4 टाइप के प्रॉपर्टीज आने वाले। आपको समझना है कि वो प्रॉपर्टी कौन सा है। LOP है, VLOP है, DLOP है कि SOP है। पहला काम ये करना आपको, ठीक है? ये लो नया इसका लोप 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 यार, एक कौन सा नया नया लैंग्वेज निकालता है, फिर भावेश कंफ्यूज होता है। भावेश ध्यान दे बेटा, LOP, VLOP, DLOP, SOP। LOP, LOP, VLOP, vacant let out property, DLOP, deemed to be let out property, SOP, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए पहले ये वर्किंग नेसेसरी। अब ये वर्किंग को आप आंसर में भी दिखा सकते हो या तो इसे वर्किंग में भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये वर्किंग का पार्ट आंसर का भी पार्ट बन सकता है, या तो फिर इसको वर्किंग बनाओ और फिर आंसर में लिमिटेड छोटा सा पार्ट बटेगा, वही सॉल्व करने का। इट्स अप टू यू, आपको जो इजी लगता है वैसे सॉल्व करो। तो सबसे पहला हमको जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसका वर्किंग बना के GAV निकालना है। GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV, हमको इस वर्किंग से हर प्रॉपर्टी का GAV निकालना है। हर प्रॉपर्टी मतलब LOP, VLOP, DLOP, SOP, सबका GAV निकालना है। सर SOP का GAV निकालना है? मैंने कहा निकालना नहीं है, क्योंकि वो खुद का घर है, उसे इनकम तो आएगा नहीं, तो SOP का GAV हमेशा नील। SOP का GAV हमेशा नील। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही रह रहा हूं तो उसे इनकम तो आएगा ही नहीं, तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा 0 नील रहेगा। बाकी सब प्रॉपर्टी का GAV निकलेगा, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा 5 घर है, 5 घर है, अब मैं किस में रह रहा हूं कुछ मालूम नहीं है, सस्पेंस है, गवर्नमेंट को मैंने बताया नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? 5 घर का GAV निकालेगा, 5 घर का GAV निकालेगा, और जो 5 घर में से सबसे बड़ा GAV जिसमें आएगा ना, उसको बोलेगा ये SOP रखो, और बाकी चारों को गवर्नमेंट बना देगा DLOP, क्योंकि वो भाड़े पे दिया नहीं था, तुमने बताया नहीं हमको कौन सा घर भाड़े पे दिया है, तो हमने अज्यूम किया 5 प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, हम सबका GAV निकालेंगे, और फिर GAV में सबसे बड़ा जिसका GAV आएगा उसे SOP कंसीडर करेंगे और उसका GAV क्या कर देंगे? नील, और बाकी चारों को एज अ DLOP सॉल्व करेंगे। समझा क्या बोला? समझा क्या बोला? वापस, बाय डिफॉल्ट SOP का GAV क्या रहेगा? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं कौन से घर में रह रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उस घर का सबका SOP नहीं, सॉरी GAV निकालेगा, और सबसे बड़ा जिसका GAV आता है, ये फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, GAV इज हायर फॉर SOP एंड उसका GAV हमेशा क्या रहता है? 0। समझ में आया? SOP का GAV हमेशा नील है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन सबसे बड़ा वैल्यू इज कंसिडर एज SOP, ठीक है? इतना कंसीडर समझ में आया क्या? चलिए अब GAV निकालेंगे कैसे? तो फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का देखेंगे। अब एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो डैश कर देने का, ढूंढने बैठने का नहीं। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसका 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 जिसका भी दिया है सब देखने का, दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो डैश। कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये 2 अमाउंट को कंपेयर करेंगे, और इन दोनों अमाउंट में जो सबसे बड़ा अमाउंट रहेगा वो लिखने का, हायर ऑफ दिस अमाउंट, हायर ऑफ दिस अमाउंट, मतलब अपने को सबका हायर वैल्यू लिखने का। किसका? LOP के अंदर फेयर रेंट और म्युनिसिपल, इन दोनों में जो हायर वैल्यू लिखने का, हायर वैल्यू लिखने का, हायर वैल्यू लिखने का, हायर वैल्यू लिखने का, ठीक है? अब जो भी हायर वैल्यू आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करने का। जो भी तुमको हायर वैल्यू आया है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने का, और कंपेयर करके अपने को क्या लिखने का है? लोअर वैल्यू। पहले हायर वैल्यू लेने का, फिर लोअर वैल्यू लेने का। हायर वैल्यू, इन दोनों के बीच में हायर वैल्यू, फिर जो हायर वैल्यू आया है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने का, जो अमाउंट नहीं दिया है उसको डैश करने का, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर
किसी का भी फेयर रेंट नहीं दिया डैश, सर म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है डैश, हायर वैल्यू डैश, तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो ये सब डैश है, सबका स्टैंडर्ड रेंट है, विच एवर इज लोअर स्टैंडर्ड रेंट ही आ जाएगा, तो इधर लोअर में स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है सब अमाउंट दिया रहेगा, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो डैश कर दो, लेकिन ये स्टेप्स को मत भूलो, स्टेप सब में सेम रहेगा। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन whichever is higher, fair rent municipal valuation whichever is higher, fair rent municipal valuation whichever is higher, compare with standard rent, compare with standard rent whichever is lower, whichever is lower, higher lower। समझ में आया क्या? अरे हाँ, तो अपने को इधर लोअर वैल्यू मिल जाएगा, लोअर वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट। अब लोअर के बाजू में मैंने कुछ तो लिखा है, RLV रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, रीजनेबल लेटेबल मतलब भाड़े पे देने का वैल्यू, मतलब इस प्रॉपर्टी को नॉर्मली इतना भाड़ा तो आ सकता है, RLV का मतलब है रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, कंपेयर करके प्रॉपर्टी का रीजनेबल वैल्यू निकाल लिया, नॉर्मल इतना भाड़ा आता है, तुम कितना ले रहे हो, एक्चुअल रेंट कितना ले रहे हो वो लिखो। अब इधर एक्चुअल रेंट नहीं मिलेगा, अगर मालूम है ये एसओपी है तो इधर एक्चुअल रेंट का अमाउंट नहीं आएगा, क्यों? खुद के घर को कौन भाड़ा देता है, तो इधर एक्चुअल रेंट नहीं आने वाला है। समझ में? एसओपी में ये सब कैलकुलेशन वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन ये कब कंसीडर होगा, जब रहता नहीं है, मालूम नहीं है तब। ठीक है, हायर लिया, लोअर लिया, लोअर को कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, मुझे मिल जाएगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हायर 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 हायर, खाली मैंने VLOP के अंदर छुपा के रखा है, खाली इधर लोअर, हायर वैल्यू हायर वैल्यू हायर वैल्यू, बाजू में नील लिखा है मैंने, क्यों? एसओपी का GAV नील रहता है, कंसिडरेशन के लिए हायर बट इसका GAV नील। खाली वेकेंट लेट आउट में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लोअर या तो एक्चुअल रेंट, दोनों में से कोई एक चीज आए, वो कब आएगा अभी बताऊंगा नहीं, और जब सम करवाऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी करूंगा तो पूरा सब दिमाग से निकल जाएगा। हायर लोअर हायर, ये सिस्टम याद रखना है, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर ही लेना है सब में, खाली वेकेंट के टाइम पे लोअर या तो एक्चुअल रेंट। डन है ये कंसेप्ट? हाँ, ये सेम चीज आप आंसर का फॉर्म बना सकते हो, पर आपको आंसर का फॉर्म बनाना है तो या तो फिर इसे वर्किंग का हैबिट डाल दो और आंसर चालू हो जाएगा। आंसर चालू होता है GAV से, जितने भी टाइप्स रहेंगे उतने कॉलम्स आप बनाओगे, अगर एक ही टाइप है तो एक ही कॉलम बनेगा, दो टाइप के प्रॉपर्टी दो कॉलम बनेगा, तीन टाइप के प्रॉपर्टी तीन, चार टाइप के प्रॉपर्टी चारों का कॉलम बनेगा, जितने टाइप के प्रॉपर्टी उतना कॉलम्स बनेगा, अगर एक ही टाइप है तो एक ही कॉलम बनेगा। डन? GAV लिखोगे, जो भी इसका GAV आया रहेगा वो आप लिख दोगे, GAV लिख दोगे, यहाँ पे सबका GAV जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो सेम अमाउंट आप यहाँ पे GAV का लिख दोगे। आजा भाई फटाफट, GAV जो भी आपको GAV अमाउंट आया है वो लिख दो, इसका GAV नील, इधर GAV आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे GAV विल बी ऑलवेज नील। GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, गवर्नमेंट ये लो, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को हमने हमारे प्रॉपर्टी का GAV दिया, गवर्नमेंट इसके अंदर माइनस करेगा MTP म्युनिसिपल टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेड, पेबल नहीं, पेड। अगर बोलेगा म्युनिसिपल टैक्स पेबल है, पेबल मतलब भरने का बाकी है, जो भरने का बाकी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेड है तो ही माइनस होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेड बाय, अगर भाड़ोतरी भरता है ना, अगर म्युनिसिपल टैक्स, सिंपल है, अगर आप जिस घर में भाड़े के घर में रहते हो और अगर आप आपके प्रॉपर्टी का टैक्स भर रहे हो ना, तो ओनर को इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, हमेशा MTP म्युनिसिपल टैक्स जो है, प्रॉपर्टी जो टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स आपके भाषा में, प्रॉपर्टी टैक्स ओनर ही भरना चाहिए, भाड़ोतरी नहीं भरना चाहिए। अगर वो भरता है तो उसको इधर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर भरेगा तो उसको उसके जो भी GAV है उसके अंदर उसको डिडक्शन मिलेगा, जितना पे किया है उतना माइनस होगा। ठीक है,
इधर फिर से 0, इसको एमटीपी का भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर। माइनस करके जो आंसर आता है इसे कहते हैं एनएवी। जेवी में माइनस किया म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो ही माइनस होगा, टेनेंट नहीं। टेनेंट इंग्लिश वर्ड है भाड़ोत्री का, हिंदी में बोलते हैं अपन क्या भावेश, भाड़ोत्री है, लेकिन इंग्लिश में इज माई टेनेंट। क्या है, इज माई, समझ में आ गया, क्लियर। अब ये वैल्यू किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। नेट वैल्यू गवर्नमेंट के पास आ चुका है। अब गवर्नमेंट हमको इसके अंदर क्या देगा, डिडक्शन, यहां पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट देगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 20, जैसे सैलरी में देते थे अंडर सेक्शन 16, यहां पे मिलेगा अंडर सेक्शन 20। वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, यहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट नहीं है, यहां पे परसेंटेज है। सैलरी में कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000, यहां पे अमाउंट नहीं है। जो भी तुम्हारा एनएवी आया है, जो भी एनएवी आएगा उसका 30%, 10 लाख आने तो 20 लाख आने तो अपने को उससे कोई लेन देन नहीं है। जो भी अमाउंट है उसका 30% डिडक्शन देंगे, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो है इंटरेस्ट। तो जितना भी आपको इधर 30% आया वो आपके इनकम में से माइनस होगा, यहां पे नहीं, इंटरेस्ट माइनस होगा। कोई लिमिट नहीं है, खाली एसओपी के लिए लिमिट है, बाकी किसी के लिए इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एसओपी में हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो तो लोन पे इंटरेस्ट देते हो, तो जो भी इंटरेस्ट दे रहे हो उसका आपको इधर डिडक्शन मिलता है, क्योंकि वो खर्चा है आपके लिए। तो अगर वो एसओपी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर जो आपने लोन लिया है, तो आपको मैक्स टू मैक्स कितने का डिडक्शन मिलेगा, और वो लोन कभी तक का रहना चाहिए, 31 मार्च 1999 तक या उसके पहले का, 98, 97, 95, 96 उस टाइम का लोन है, और उस पर ब्याज अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो मैक्सिमम कितने थाउजेंड का डिडक्शन है, 30,000 का डिडक्शन है 1999, क्योंकि जो हाउसिंग लोन है वो 20 साल तक चलता है मिनिमम। जो हाउसिंग लोन होता है वो 20 इयर्स के लिए रहता है। समझ में आया क्या? तो 1999 मतलब अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी कभी किसी का चल रहा है, कोई प्रॉब्लम में आ गया अपने को, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा। लेकिन अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके आगे का है, अभी करंट ईयर में आ गया, तो अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके आगे के ईयर का है, मतलब 2000, 2001, 2, 3, 4, और वो एसओबी प्रॉपर्टी, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया? लोन अगर 99 के पहले का है तो मैक्सिमम 30,000 का, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं। अगर वो ब्याज 50,000 भी भर रहा है तो मैक्सिमम लिमिट कितना। लेकिन अगर अभी इधर लोन वो 3 लाख रुपए भर रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना, और इधर कोई लिमिट नहीं है, इधर आप जो भी है आपको डिडक्शन मिलेगा। समझा? डिडक्शन देने के बाद एनएवी से जब ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो इनकम फ्रॉम, इतना सा सम है। सम में फॉर्मेट प्री डिसाइडेड है, यही है। कुछ नया पॉइंट जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है। हर सम में ये पहला वर्किंग होगा, जेवी निकलेगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, एनएवी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 डिडक्शन मिलेगा, वो 2 डिडक्शन माइनस करने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। डन है? पक्का समझा क्या किया मैंने? छोटा सा सम करते थोड़ा आइडिया आ जाएगा। 2 सम का टारगेट है, छोटे छोटे सम्स है, हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं, मेरे को लग रहा है 3-4 लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा, इतना छोटा सा टॉपिक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ अ बंगलो कंस्ट्रक्टेड इन 2011। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ बंगलो कंस्ट्रक्टेड इन 2011 is ₹20,000 and the rent realized, रेंट मतलब रेंट मिला, कितना मिला। म्युनिसिपल टैक्स बोन बाय द ओनर मिस्टर पारेख रुपीज, बोन मतलब उसने पे किया, कितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया और किसने पे किया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग का खर्चा 2,000, इधर रिपेयर किधर है क्या, काम का नहीं है। कलेक्शन चार्जेस ऐसा कुछ फॉर्मेट में है क्या, काम का नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम इल्ले,
ग्राउंड रेंट इल्ले, एनुअल चार्जेस इल्ले, ये सब है ही नहीं अपने फॉर्मेट में। मतलब वो जो भी खर्चा करता है करने दे, अपने को उससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि खर्चे के बदले में तो हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है, जैसे यहाँ पे उसने रिपेयरिंग का खर्चा कर दिया, कलेक्शन चार्जेस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ग्राउंड रेंट, एनुअल, ये कुछ भी खर्चा कर रहा है आपके फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कहीं पे भी आएगा नहीं। डन है। आगे डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला हम वर्किंग बना के क्या फाइंड करेंगे? चलिए वर्किंग बनाते। फेयर रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में? कहीं भाई फेयर रेंट दिया है क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है। कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन? इन दोनों को कंपेयर करके क्या लेंगे? हायर। हायर क्या आएगा? स्टैंडर्ड रेंट कहीं पे दिया है क्या? और पूरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। विच एवर इज लोअर 24,000 ही आएगा ना, डैश नहीं है लोअर। तो भावेश बोले हाँ रेंट रियलाइज ना आ रहा है ना, रेंट रियलाइज मतलब एक्चुअल रेंट। नहीं नहीं नहीं, रेंट रियलाइज मतलब रेंट मिला ना, रियलाइज मतलब रेंट मिलना, एंड रेंट मिलना मतलब एक्चुअल रेंट हुआ। और फेयर रेंट वर्ड ही देंगे वो लोग। ठीक है, व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर मतलब गवर्नमेंट एक रेंट डिसाइड करता है। नॉर्मल नॉर्मल, चलो ध्यान दो याद। अब भावेश बोलेगा सर डैश लोअर हो सकता है, डैश का कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए वो कुछ भी नहीं। तो इधर हायर वैल्यू और ये लोअर वैल्यू। अब इसे हम लोग देख किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है? कहीं पे भी ऐसा वर्ड यूज किया है कि वो प्रॉपर्टी वेकेंट था, खुद रह रहा है, ऐसा बोला है? भाड़े पे दिया है, समझ में आ गया, मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी है? समझा? तो एलओपी में जीएवी क्या निकालेंगे? तो इन दोनों में हायर क्या है? समझ में आ गया, आंसर पे आ जाते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फॉर्मेट सब में वही लिखा। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बराबर है। तो जीएवी कितना आया भाई? 24,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है क्या? हाँ भाई, ओनर ने टैक्स भरा है 4,000, माइनस कर देंगे 20,000, एनएवी आ गया। अब एनएवी आने के बाद गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट अपने को देगा डिडक्शन। भाई कितना डिडक्शन देगा? तो 20,000 का 30% मतलब 6,000। कोई ब्याज ब्याज भर रहा है क्या ये? तो 20 में से 6 जाएगा तो डन विथ योर सम। मैं भी बोल रहा हूं यही होने वाला है टॉपिक, इतना सा टॉपिक है, इतना टॉपिक, खाली एक ही पॉइंट नया आएगा, वो भी टाइम है थोड़ा सा, बाकी हर सम आपको ऐसे ही दिखेगा। इतना सही है सम, ये टॉपिक, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। मैं जितने भी लेक्चर दूंगा आपको यही दिखेगा, खाली इतना है। अभी एक सिंगल प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी साथ में दे देंगे, 3 प्रॉपर्टी साथ, बट फॉर्मेट ही रहने वाला है, फॉर्मेट चेंज नहीं होएगा। ठीक है, पक्का। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ देखते, सेकेंड सम क्या दिया है। A has a residential property, details of which are given below. म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,15,000। रेंट रिसीवेबल पर मंथ दिया है 10,000। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पेड बाय ए, एक्सपेंसेस पेड बाय ए, म्युनिसिपल टैक्स, ए तो मालिक है, उसने ही टैक्स भरा है, मतलब कंसीडर होगा। कलेक्शन चार्जेस इग्नोर, इंश्योरेंस इग्नोर। आगे दिया है द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 1 month ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी VLOP है। कहीं पे भी फेयर रेंट दिया है क्या? खाली म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीवेबल दिया, और कुछ भी दिया है? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? फेयर रेंट दिया नहीं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ गया। Whichever is standard rent इल्ले, whichever is lower, compare with actual rent, कितना? 10,000 into 11। क्यों? 1 महीने के लिए वैकेंट था, यहां पे 1,10,000, 1,20,000 नहीं। समझा? अब मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोग को, वेकेंट लेट आउट के अंदर हम लोग लिखते हैं लोअर या तो एक्चुअल रेंट। अब इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जब आपका प्रॉपर्टी वेकेंट है तो जो आपका रेंट होगा वो आरएलवी से कम ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आरएलवी होता है ये 12 महीने के लिए होता है, और जो रेंट रिसीव होता है वो 12 महीने के लिए होता है क्या?
तो 99% केस में एक्चुअल रेंट हमेशा लोअर ही रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो जेवी होता है ना, जेवी ऑलवेज रेंट ही होता है। क्या बोले सर, समझा नहीं। आपने घर भाड़े पे दिया है तो आपको जो इनकम मिला है गवर्नमेंट के वैल्यू से आप ज्यादा ही भाड़े पे दोगे। कोई ऐसा पर्सन रहेगा कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे कम में भाड़े पे दे घर, क्यों? कि भाई मेरे को इनकम कमाने का, मैं तो ज्यादा ही दूंगा। 99% आपका जीवी मैंने यहाँ पे हायर क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जो रेंट है वो हमेशा हायर ही रहेगा और हर सम में यही मेरा जीवी रहेगा। हर सम में आप कोई भी सम चेक कर लो, सिंपल लॉजिक है। तुम भाड़े पे दे रहे हो, तुम्हारा भाड़ा कभी भी कम नहीं आएगा और गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करेगा वो आपके इनकम पे टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट का वैल्यू आपके वैल्यू में हमेशा आपका वैल्यू ही हायर आने वाला है, क्योंकि आप गवर्नमेंट वैल्यूएशन पे तो देने वाले नहीं हो। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी यही है। अब वेकेंट की बात में भी सेम, ये 11 महीने का रेंट है, ये 1,15,000 और 1,10,000, तो इसको कम ही आना चाहिए। लेकिन अगर ये ज्यादा आता, जैसे 12 महीने के लिए कैलकुलेट करता तो 1,20,000 होता, जबकि गवर्नमेंट का वैल्यू कितना है? 1,15,000। हाँ, तो हायर के केस में क्या आता? एक्चुअल रेंट। लोअर के केस में अभी अगर मैं इधर हायर लिखता हूं तो 1,15,000 आना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी 1 महीना वेकेंट है। जब वेकेंट है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? समझ में आया? लोअर या तो फिर एक्चुअल। क्लियर है? अगर मैं 12 महीने का कैलकुलेशन करूं 1,20,000, 1,15,000, विचएवर इज हायर 1,20,000। तो सिंपल भाषा है, खाली वीकेंड में क्या याद रखो? लोअर वैल्यू। अगर एक्चुअल रेंट आरएलवी से ज्यादा हो गया तो भी एक्चुअल रेंट ही लिख देना। सिंपल, एक्चुअल रेंट ही जीएवी है। इतना बोल दो, खत्म कर दो। समझाइए? तो ये लॉजिक ध्यान में रखना। घुमाते हो लोग, पूरा घुमा देंगे, लेकिन सिंपल लॉजिक है, जीएवी इज ऑलवेज योर एक्चुअल रेंट। चाहे वो वेकेंट हो, चाहे वो एलओपी हो, डीएलओपी, कुछ भी हो, 99.9% केस में आपका जीएवी एक्चुअल रेंट ही आता है। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो गया तो बात अलग है, बट 99.9% एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज जीएवी। इस केस में लोअर 1,10,000। फॉर्मेट में आ जाएंगे सेम, जीएवी 1,10,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना भरा है मैंने? माइनस हो जाएगा 1,00,000। गवर्नमेंट अपने को डिडक्शन देगा 30%, 1,00,000 का 30% 30, कोई इंटरेस्ट नहीं है, 70,000 झालं। सम समझ में आया? पक्का? छोटे सम्स है तो हो सकता है लेक्चर में 4-5 सम ले लूं मैं, क्योंकि अगर ऐसे सम्स रहेंगे तो 10-10, 5-5 मिनट का लेक्चर खत्म होता है। अगर ऐसे सम्स रहेंगे तो 4-4 सम का टारगेट रखता हूँ कि 4-5 सम करवा दूंगा, तो कम लेक्चर में सम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है? टैक्स में मैं अभी बोल रहा हूं, टैक्स है तो वास्ट, लेकिन अगर ऐसा कंसिस्टेंसी होगा ना तो फट से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है? एसवाई बैफ को भी बोल रहा हूं, टीवाई बीकॉम को भी बोल रहा हूँ, एमकॉम वाले को भी बोल रहा हूँ, एसवाई बीबीआई वाले को भी बोल रहा हूँ, टीवाई बीएमएस वाले को भी बोल रहा हूँ, सबके लिए सेम चीज है। टैक्स है बहुत बड़ा, ये सब्जेक्ट बुक आपका देखो इतना जाड़ा बुक है, बराबर है, लेकिन अगर पढ़ने बैठोगे ना तो लास्ट टॉपिक ही पढ़ना है, सिर्फ टोटल इनकम एक ही लेसन पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने के लिए ये सब आना जरूरी है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, इसका कैलकुलेशन आ गया तो जो लास्ट लेसन है उसके अंदर इन सब का जोड़ी बना हुआ है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, सैलरी, ये सैलरी, सबका जोड़ी बना, एक एक करके अपने को सॉल्व करना है और एग्जाम में ऐसे ही समझाने वाले हैं। ठीक है? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।